हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 15 है और इससे पहले हम 14 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 15 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है 1836 में डैश भारत का गवर्नर जनरल बना। तो 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना, कौन बना था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, अर्ल ऑफ ऑकलैंड या रॉबर्ट क्लाइव। तो 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना, तो ये बना था अर्ल ऑफ ऑकलैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1836 में अर्ल ऑफ ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बना। ओके, इसने 1836 से 1842 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल रहा था भारत का 1836 से 1842 तक। और इसके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ? तो इसके कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सुधार हुए, शिक्षा में सुधार हुआ। ठीक है ना, शिक्षा में सुधार हुआ था इसके कार्यकाल में। ठीक है ना, अर्ल ऑफ ऑकलैंड के कार्यकाल में। फिर हम बात करें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ये इन्होंने प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है ना, प्लासी के युद्ध में शामिल थे रॉबर्ट क्लाइव। और ये किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। ओके, चलिए फिर है लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद बात करें लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन यह भारत का सबसे युवा वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन यह भारत का सबसे युवा वायसराय था। और इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है, इसने बंगाल का विभाजन करवाया था। ओके, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था और यह सबसे युवा वायसराय था। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? उषा मेहता, मैडम कामा, सरोजनी नायडू या अरुणा आसफ अली। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुणा आसिफ अली, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम बात कर अरुणा आसिफ अली की। तो इन्होंने 1942 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक में, ठीक है ना, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। ठीक है ना, अरुणा आसफ अली ने। ठीक है ना, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक, ठीक है ना, ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। ठीक है, इसके लिए इन्हें जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। ओके, फिर हम बात करें उषा मेहता। तो उषा मेहता इन्होंने गुप्त कांग्रेस
इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो, ठीक है ना, इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी, ठीक है ना, रेडियो की शुरुआत की थी उषा मेहता ने, ठीक है। और इसका पहला प्रसारण कब हुआ था? पहला प्रसारण तो ये हुआ था 27 अगस्त 1942 को इसका पहला संस्करण हुआ था, ठीक है। तो उषा मेहता को जाना जाता है गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। फिर है मैडम कामा। तो मैडम कामा यानी कि मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा इन्हें क्रांति की जननी कहा जाता है, ठीक है, क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम कामा को। और ये पहली भारतीय थी जिन्होंने 1907 में जर्मनी में स्टटगार्ट स्टटगार्ट धरती पर, ठीक है ना, स्टटगार्ट धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था मैडम जी कामा ने, ठीक है ना, कहाँ पर? 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट की धरती पर। ओके, चलिए फिर है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है, भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, आईएनसी की अध्यक्ष यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह पहली भारतीय महिला थी, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है सरोजनी नायडू, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ओके, सरोजनी नायडू इन्होंने, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, ठीक है ना, सरोजनी नायडू यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट हमें करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, तो आप इस पर पे कर सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, एज यू विश। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी.बी. राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट? तो जी.बी. राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, यह भारत के किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 जैसी बीमारियां किस प्रकार की हैं? भोजन जनित रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, जूनोटिक रोग, जल जनित रोग। तो कोविड-19 जैसी बीमारियां यह किस प्रकार की हैं? तो ये है जूनोटिक रोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूनोटिक रोग प्रकार की बीमारी है कोविड-19। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सत्यदेव नारायण आर्य, कलराज मिश्रा, बंडारू दत्तात्रेय या शिव प्रताप शुक्ला को? तो फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था शिव प्रताप शुक्ला को। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडार के लिए नहीं जानी जाती? तो इनमें से कौन सी नदी है? महानदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी, सोन नदी। तो कौन सी नदी घाटी है जो कि भारत में कोयला भंडार के लिए नहीं जानी जाती? तो जो है तो ये है सतलज नदी, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी घाटी, यह भारत में कोयला भंडार के लिए नहीं जानी जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है,
2023 में किस भंडार को एक डिजिटल शिलालेख संग्रहालय में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? भारत साझा शिलालेख भंडार, आदिवासी लोक कथाओं का प्रगतिशील भंडार, अमृत सिक्का संग्रह भंडार या भारतीय शास्त्रीय सिक्कों का भंडार? तो 2023 में किस भंडार को एक डिजिटल शिलालेख संग्रहालय में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? ठीक है, जिसमें पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत साझा शिलालेख भंडार। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा दिन के किस समय सबसे कम होती है? भोर में, दोपहर में, रात के समय या शाम को? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा दिन के किस समय में सबसे कम होती है? तो ये होती है भोर में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रतिशत लगभग डैश है? तो एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रतिशत लगभग 1% है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है? तो 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेधा देशमुख भास्करन। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेधा देशमुख भास्करन। यह लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक हैं। ओके, संभाजी ये कौन थे? तो संभाजी यह छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या कर्नाटक में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो राज्य है जिसमें बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो है सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, ठीक है, मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। तो ये है राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। नेक्स्ट है, चित्ती बाबू निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो चित्ती बाबू यह किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो यह प्रसिद्ध वादक थे बीणा के। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लघु वित्तीय इकाइयां स्थापित की गई थी? ग्रामीण मॉडल बैंक, ग्रामीण सहकारी समितियां, संयुक्त दायित्व समूह या स्वयं सहायता समूह? तो स्वतंत्रता के समय भारत में जो लघु वित्तीय इकाई स्थापित की गई थी वो है ग्रामीण सहकारी समितियां। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, जनवरी में हर साल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कटाई और सांस्कृतिक त्योहार है? पोंगल, मकर बिलाकू, विशु या थेयम? तो जो जनवरी में हर साल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा कटाई और सांस्कृतिक त्योहार है? तो कौन सा त्योहार? तो ये है पोंगल। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को कहा जाता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को कहा जाता है परम शून्य तापमान। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, आयु संरचना क्या दर्शाती है? किसी दिए गए क्षेत्र में किसी विशिष्ट समय अवधि में 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
या किसी दिए गए क्षेत्र में किसी विशिष्ट समय अवधि में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूह में व्यक्तियों का अनुपात, या जनसंख्या के उस भाग की तुलना का एक माप जो आश्रितों से बना है उस भाग के साथ जो कार्यशील आयु वर्ग में है। तो आयु संरचना क्या दर्शाती है? तो आयु संरचना यह दर्शाती है कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूह में व्यक्तियों का अनुपात। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है 1854 में भारत में पहला सफल कपड़ा मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो 1854 में भारत में पहला सफल कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था कलकत्ता, बॉम्बे, भोपाल या नई दिल्ली? तो यह स्थापित किया गया था बॉम्बे में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी ये की गई थी 1992 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा पराजित अंतिम चालुक्य राजा डैश था? तो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा अंतिम चालुक्य राजा कौन था? विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय या विक्रमादित्य प्रथम? तो जो दंती दुर्ग द्वारा अंतिम चालुक्य राजा था जो पराजित हुआ था वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन सी, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय यह चालुक्य वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय यह भी चालुक्य वंश के राजा थे, विक्रमादित्य प्रथम ये भी चालुक्य वंश के राजा थे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, पुलकेशिन प्रथम ने विक्रमादित्य प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गतिविधि पर आधारित थी। लोहे के अयस्क का खनन, पशुपालन, व्यापार या कृषि? तो जो प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गतिविधि पर आधारित थी तो यह थी पशुपालन पर आधारित। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, पशुपालन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनः जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इनमें से वैजंतीमाला, सुजाता महापात्रा, बिरजू महाराज और केलुचरण महापात्र कौन उड़ीसी के नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनः जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो उड़ीसी नृत्य शैली को पुनः जीवित करने का श्रेय दिया जाता है केलुचरण महापात्र को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर बात करें बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज यह कथक के नर्तक हैं। ठीक है ना, कथक के नृत्य से संबंधित है। सुजाता महापात्र तो यह उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। और वैजंतीमाला तो वैजंतीमाला यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, वैजंतीमाला, और ये एक अभिनेत्री भी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को प्रदान किया गया था? संगीत नाटक अकेदमी फेलोशिप, पद्मश्री, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार? तो इन्हें कौन सा पुरस्कार 2022 में छऊ नर्तकी के योगदान प्रदान में किया गया था? ठीक है ना, तो इन्हें जो प्रदान किया गया था संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार। ठीक है, शिवा प्रसाद दास को यह दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे प्रभावित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह प्रभावित है गांधी दर्शन से। राइट आंसर ऑप्शन ए, गांधी दर्शन से राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रभावित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध महलों और उनके स्थानों का सही मिलान चुनिए। तो पहला है रामबाग पैलेस जोधपुर, तो ये गलत है। फिर है लालगढ़ पैलेस बीकानेर, तो ये सही है। फिर है उम्मेद भवन पैलेस उदयपुर, ये भी गलत है।
फिर है ताज लेक पैलेस, तो जयपुर, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही मिलान है वो है लालगढ़ पैलेस, बीकानेर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।